हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण। हिंदी में इसको बोलते हैं घर्षण। और फ्रिक्शन के बारे में तो मैं आपको समझा ही दूंगी कि क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कि यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल। आपने जो है कभी शायद देखा होगा कि ड्राइवर जो होते हैं कार के और ट्रक के, तो वो अपने व्हीकल को ट्रैफिक सिग्नल पर स्लो कर लेते हैं। यू टू, और आप भी करते हो। स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। आप भी अपनी साइकिल को क्या करते हो, जब हमें ब्रेक्स लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसको स्लो कर लेते हो। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये ब्रेक्स को जब लगाते हैं तो हम अपने व्हीकल को स्लो डाउन क्यों कर लेते हैं? ठीक है, नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये सिर्फ व्हीकल के लिए नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जो कि किसी सरफेस पर चल रही है। अगर हमें इसको रोकना है तो हमें इसको पहले स्लो करना होगा। ठीक है, उसके लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। अगर जैसे मूविंग, अगर किसी चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए उस पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। फाइनली इट स्टॉप्स। ठीक है, तो अगर हम लगाते हैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स तो वो रुक जाती है। तो हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? तो क्या आपने कभी कोई एक जो मूविंग बॉल होती है उसको ग्राउंड पर कुछ देर बाद रुकते हुए देखा है? वाई डू वी स्लिप वैन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? तो क्या होता है, वाई डू वी स्लिप, जब हम किसी बनाना के छिलके पर या ना केले के छिक्कल पर अगर पैर रखते हैं तो हम क्यों स्लिप हो जाते हैं? या वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर, और क्यों हम चिकने और गीले फर्श पर नहीं चल पाते, क्यों हम उस पर स्लिप हो जाते हैं, या फिर वो उस पर चलना क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि उसमें ऐसा इसलिए होता है कि जैसे बनाना का वो जो छिलका होता है वो चिकना होता है, तो चिकनी जो सतह होती है उस पर फ्रिक्शन नहीं लग पाता है। ठीक है, देखा होगा आपने, जो रफ सतह होगी, रफ रफ वाली जो होगी उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जितना खुरदरा स्पेस मिलेगा उस पर ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, चिकनी सतह पर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर जो फ्लोर होगा वो वेट और स्मूथ होगा तो उस पर हम नहीं चल पाएंगे, उसको चलने में हमें डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि उस पर फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा खुरदरी तह पर होता है। जितना ज़्यादा खुरदरा स्पेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ओके, यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे पहले क्या होगा। ठीक है, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक बुक होगी जो टेबल पर रखी है, एक बुक ले लेंगे, उसको हम पुश करके धक्का देंगे। ठीक है, देखना कि आप कुछ समय बाद वो रुक जाएगी, मूविंग फॉर सम कुछ दूरी पर जाकर वो रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को पुशिंग द बुक फ्रॉम द अब अपोजिट डायरेक्शन से पुश करके दोबारा दोहराएंगे। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम? क्या इस टाइम भी बुक रुक गई है? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन सोच सकते हो? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? ठीक है, हाँ, क्या आप ये कह सकते हो कि जो इसमें फोर्स लगाया जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है? दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, जैसे हम इस साइड से बुक को घुमा रहे हैं, मतलब उसको धक्का दे रहे हैं तो वो चल रही है, फिर वो रुक गई, और हम इसी साइड से धक्का दे रहे हैं तो वो उधर जाके उधर रुक जाएगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई करते हो तो फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट, तो फ्रिक्शन जो है हमेशा राइट साइड से लगता है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन, और अगर आप राइट साइड से फ्रिक्शन वो फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजिस द मोशन ऑफ द बुक, दोनों ही केसेस में, ठीक है, जो बुक होगी वो चलेगी, मोशन दोनों ही केसेस में होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा, ठीक है, वो फोर्स के अपोजिट लगता है। ठीक, इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। ऊपर वाली एक्टिविटी में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो वो किस किस के बीच लग रहा है? एक तो वो सरफेस के बीच लग रहा है, बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक, बुक की जो सतह है, बुक उस पर रगड़ रही है टेबल पर, तो बुक की सतह के बीच में और सरफेस और टेबल की सतह के बीच में, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो बुक मूव कर रही है।
ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस? क्या सारी सर्फेसेस के लिए फ्रिक्शन सेम होता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? क्या ये जो है सरफेसेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करता है? लेट अस फाइंड आउट। आइए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो एक्टिविटी 12.2 देख लेंगे कि टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। हम क्या करेंगे, एक ब्रिक लेंगे, ईंट लेंगे एक, उसको एक स्ट्रिंग से बांध देंगे। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। अब इस ईंट को क्या करेंगे, हम स्प्रिंग बैलेंस से खींचेंगे। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। ओके, आपको थोड़ा सा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। जब आप स्प्रिंग बैलेंस से उस ईंट को धागे की सहायता से खींचोगे, स्ट्रिंग की सहायता से खींचोगे, तो आपको थोड़ा सा फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी, जिसकी सहायता से जो ब्रिक है वो मूव कर जाएगी। इट गिव्स यू अ मेजर्स ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। क्योंकि आपको क्या करना है इस स्थिति में, जो स्प्रिंग बैलेंस है आपको, उससे आपको उसकी रीडिंग नोट करनी है, ठीक है। तो ये आपको क्या देगी, ये देगी आपको मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द किस किस के बीच का, एक तो बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक, जो ब्रिक की सरफेस है और जो फ्लोर की सरफेस है उसके बीच की सरफेसेस जो होती हैं, बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर, ठीक है, उसके बीच का मेजरमेंट देगी ये आपको। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड द रिपीट द एक्टिविटी। अब क्या करेंगे, हम इस जो ब्रिक का जो पीस है इसके चारों तरफ एक पॉलीथीन लपेट देंगे और फिर इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करेंगे। तो डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? तो क्या आपको इन दोनों ही केसेस में जो स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आई है उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? तो यस दिख रहा है, क्योंकि अगर हम पॉलीथीन बांध लेंगे तो ज़्यादा मूव नहीं करेगी, ठीक है, वो बहुत हल्का सा मूव करेगी, कम सरकेगी वो। तो उसकी जो रीडिंग है उसको भी हम नोट कर लेंगे। और जो अगर हमने जब बिना पॉलीथीन के उसको खींचा था अपनी तरफ तो वो ज़्यादा चली थी। यानी कि क्या होता है कि जितना खुरदरा सरफेस होगा उतना ही चीज ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा वो ज़्यादा मतलब दूरी तय करेगा, और अगर चिकनी सतह है तो उतनी वो दूरी तय नहीं करेगा, ठीक है, वो कम दूरी तय करेगा। तो व्हाट माइट बी द रीज़न, ओके, फॉर दिस डिफरेंस? इस डिफरेंस का क्या रीज़न है? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। इस एक्टिविटी को आप, ठीक है, ब्रिक के चारों तरफ एक जूट का बैग रैप करके भी कर सकते हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, देख लेंगे आप करके। अब ये आता है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। अगर जैसे स्प्रिंग बैलेंस इसमें लगाया गया तो वो है क्या चीज़। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इतना डेफिनेशन है आपको, और अगर समझना है तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है तो वो समझ लेंगे। लेकिन क्या होता है कि स्प्रिंग बैलेंस जो होता है एक डिवाइस होता है। ये किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए हमें किसी चीज़ को तोलना है कि कितने की है वो चीज़, तौल करनी है उसकी, कि जैसे ही मान लीजिए ये 4 किलोग्राम की ईंट है या 5 किलो का कुछ भी है, मैंने एग्जाम्पल के बतौर बताया आपको, तो उसको नापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्वाइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। इसमें जो क्या होता है, क्वाइल्ड स्प्रिंग लगा होता है, विच गेट्स स्ट्रेच, जो कि जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो स्ट्रेच होता है, वो खींचता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाई अ पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएट स्केल। उसमें एक ग्रेजुएटेड स्केल भी लगा होता है। जब उसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें वो स्केल चलता है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और ये स्केल पर जो रीडिंग आ रही है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताती है। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब एक्टिविटी 12.3 देख लेंगे, ठीक है। मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। हमें क्या करना है, एक स्मूथ फ्लोर पर या फिर एक टेबल पर एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है। इंक्लाइन प्लेन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय द ब्रिक्स और बुक्स। आप इसके लिए एक वुडन बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे जैसे मान लीजिए हमने एक वुडन बोर्ड रखा, तो जैसे ये वुडन का बोर्ड है, ठीक है, लेकिन इसका इंक्लाइन करने का क्या मतलब है कि इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए ऐसे करके, ये इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन्स हो गया। और इसके नीचे हमें एक ईंट रख देनी है, तो जिससे वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमें एक मार्क लगा देना है ए, ठीक है।
इस पर ए मार्क कर देना है। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमें इस पॉइंट से, जो हमने इस पर ए बनाया, ठीक है, इस पॉइंट से हमें पेंसिल को लुढ़काना है नीचे। पेंसिल को नीचे लुढ़काते रहना है ऊपर की साइड से। ए पॉइंट से पेंसिल को नीचे लुढ़काना है, यानी ईंट लगाकर या कोई सपोर्ट की या बुक वगैरह लगाकर उसको हमें इंक्लाइन बना देना है वुडन बोर्ड को। हाउ फॉर डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। अब जो ये पेंसिल लुढ़की तो ये कितनी देर बाद रेस्ट में आई, या उससे जब वो लुढ़कती लुढ़कती जैसे यहाँ से वो लुढ़की तो कितनी दूरी तक वो गई पेंसिल चल के। नोट डाउन द डिस्टेंस, नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब हमें ये दूरी नोट करनी है कि कितनी दूरी तक वो चल कर गई। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे यहाँ पर एक क्लॉथ लगा लेना है, ठीक है। फिर पेंसिल को लुढ़का कर देखना है कि वो कितना चली, तो मतलब कौन सी दूरी में डिफरेंस ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा चली कौन सी कम चली, ठीक है। इसमें करके दिखाया गया है, जैसे ये इन्होंने लगा लिया है यहाँ पर, यहाँ से उन्होंने पेंसिल लुढ़काई तो ये यहाँ तक आई। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ। जब हम क्लॉथ लगाएंगे तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि कपड़े पर कोई भी रिंकल्स पड़ा हुआ ना हो। ट्राई द एक्टिविटी अगेन, इस एक्टिविटी को हम दोबारा करेंगे। और जैसे हमने कपड़ा बिछा लिया यहाँ पर, तो ये कहाँ तक गई, देखो चिकनी सतह जब थी, ठीक है, तो ये यहाँ तक गई थी लुढ़कती हुई। और जब हमने इस पर कपड़ा लगा लिया तो ये कम दूरी तक गई, है ना। समझ में आया आपको। तो जितना ज़्यादा खुरदरा स्पेस होगा वहीं पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए वो कम चलेगा, उसे डायरेक्ट जो उसका मूविंग करने की जो स्पीड होगी वो कम होगी। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। आप इस एक्टिविटी को जो है टेबल के ऊपर सैंड लगा कर भी लगा सकते हो, सैंड की एक लेयर डाल लो फिर इसका एक्टिविटी कर सकते हो। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी, ठीक है, लेकिन जो हमें स्लोपिंग का जो ये एरिया है ये सेम रखना है इस एक्टिविटी में, ठीक है। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, किस केस में डिस्टेंस मिनिमम करी गई। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, और क्यों इस पेंसिल सेल के द्वारा जो दूरी तय करी गई वो हर बार डिफरेंट नजर आई। ट्राई टू रीजन वाई, इसका रीजन जानने की कोशिश कीजिए और डिस्कस द रिजल्ट, और इस रिजल्ट को डिस्कस कीजिए। तो मैंने बताया कि जितना रफ सरफेस होगा दूरी उतनी ही कम तय करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा ही फ्रिक्शन होगा। ओके ओके। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या जो डिस्टेंस होती है कवर डिपेंड ऑन द नेचर, ठीक है, ऑफ द सरफेस, क्या वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है, जितनी दूरी तय की जाती है तो क्या वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है, ऑन विच द जिस पर कि सेल मूव्स करता है, तो हाँ बिल्कुल करती है, ठीक है। अगर खुरदरी सतह है तो क्या होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होगा, ठीक है, जितनी खुरदरी सतह फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा। ओके। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? और क्या जो होता है सरफेस की जो स्मूथनेस होती है वो सेल ऑल्सो अफेक्ट द, वो जो है उसको ट्रैवल करने में अफेक्ट करती है, तो बिल्कुल करेगी, तो ठीक है। तो जितनी ज़्यादा चिकनी सतह होगी उतना ही जो है वो जो है दूर तक जाएगी, तो ज़्यादा दूरी तय करेगी। ओके, जैसे ही चिकनी थी तो यहाँ पर पेंसिल ज़्यादा दूर गई। ओके, इस तरीके से ही समझ में आ जाता है। तो जितनी ज़्यादा खुरदरी सतह फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा, और उतनी ही दूरी को ऑब्जेक्ट कवर करने में उतनी ही कम दूरी लगेगी। आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाई रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। मैं जो है एक एक्टिविटी करूँगा यही वाली, रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द, उस सेल के चारों तरफ एक सैंड पेपर लगाकर, पीस ऑफ द सैंड पेपर अराउंड द सेल, चारों तरफ लगाकर तब ये एक्टिविटी करूँगा। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसिस इन द कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन जो होता है वो दो सरफेसेस की इरेगुलरिटीज़ के दौरान होता है, उनके कारण होता है, ठीक है। जब वो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो अगर वो इरेगुलर हैं तभी फ्रिक्शन होता है। इवन दो सरफेसेस विच अपियर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन देम, ठीक है। इवन दो सरफेसेस विच अपियर वेरी स्मूथ, बल्कि जो सतह जो होती हैं सरफेसेस होती हैं, अगर दो सरफेसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं तो उनमें जो होगा लार्ज नंबर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन तो उसमें कम होगा, लेकिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करेंगी वो। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस लॉक इनटू द वन अनदर, और ये जो दो सरफेस की रेगुलेटरीज होती हैं ये एक दूसरे के अंदर लॉक होती हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। जब हम किसी सतह पर किसी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो हम उस पर जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो उसको इंटरलॉकिंग के काम आता है। ऑन रफ सर्फेसेस देर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, जैसे कि खुरदरी सतह हो गई, रफ सर्फेसेस हो गई, तो उस पर जो है लार्जर नंबर इरेगुलरिटीज होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इरेगुलरिटीज होती हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। इसीलिए रफ सरफेस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। बताया था मैंने, जितनी खुरदरी सतह होगी फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा उसका उल्टा होगा, उतनी ही कम दूरी तय करेगा, उस पर चल नहीं पाएगा ज़्यादा तेज, ठीक है।
तो इस बात को याद रख लेना कि देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। रफ सरफेस पर क्या होता है, लार्जर, पूछ भी सकते हैं कि रफ सरफेसेस पर क्यों ऑब्जेक्ट कम दूरी तय करता है या फिर वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है, ज़्यादा होता है। तो जितना रफ सरफेस होगी फ्रिक्शन उतना ही अधिक ज़्यादा होगा, लार्जर होगा। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। ओके, we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface। हमने देखा कि फ्रिक्शन जब होता है जब दो सरफेसेस में की इरेगुलरिटीज में इंटरलॉकिंग होती है। इट इज obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder। और ये बात ऑब्वियसली है कि अगर दो सरफेसेस जब एक दूसरे को हार्डर प्रेस करेंगी तो उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाई ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। इस बात को आप इस तरीके से ले सकते हो कि अगर हमने एक मैट बिछाई और उस पर अगर कोई नहीं बैठा है, एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और अगर उस पर कोई बैठा है तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए उस पर कोई व्यक्ति बैठा है और हम उसको सरकाएंगे तो वो नहीं सरक पाएगा, है ना, धीरे धीरे होगा। और अगर उस पर कोई नहीं बैठा है तो वो एकदम सरक जाएगी मैट। तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अपने उस एक्सपीरियंस को याद कीजिए जब आपने एक हैवी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। इफ़ यू हैव नो मच सच एक्सपीरियंस गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आइए एक्सपीरियंस करते हैं। व्हाट इज ईजियर, तो कौन सा ज़्यादा ईजियर है, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट या फिर टू मूव इट व्हेन इट ऑलरेडी इन द मोशन। जब बॉक्स रेस्ट में है तो उसको सरकाना ज़्यादा आसान है या फिर जब वो चल रहा है तो उसको सरकाना ज़्यादा आसान है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मीजर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसा फोर्स जो दब लगाया जाता है, मतलब द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, ऐसा फोर्स जिससे कि फ्रिक्शन होता है एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन से मूविंग करना शुरू कर देता है तो उस लगने वाले फ्रिक्शंस को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन से, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम, हाँ, रेस्टिंग पोजीशन से मूविंग करना शुरू कर देता है तो जो फ्रिक्शन होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसा फोर्स, ठीक है, जब ऐसा फोर्स है फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट जो है मूविंग से रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, अब अगर पूछा जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन से रेस्टिंग में जाता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्टिंग से मूविंग में आ जाता है तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, कार खड़ी है और जब वो जो है एकदम से अचानक से मूविंग करना शुरू कर देती है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, अगर कोई मूविंग चलती हुई चीज़ है उसको हम अचानक से रोक देंगे तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। जब बॉक्स जो है स्लाइडिंग सरकना स्टार्ट होता है तो द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन, तो इसकी सरफेसेस के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर, इनको जो है फ्लोर के पॉइंट से कॉन्टैक्ट होने का ज़्यादा समय नहीं मिलता। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर पूछा जाए कि कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा बड़ा है या ग्रेटर है, तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा ही ग्रेटर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेस्टिंग पोजीशन से अगर कोई चीज़ मूविंग कर रही है, मान लीजिए कोई चीज़ रुकी हुई है और अगर वो एकदम से मूविंग स्टार्ट कर देती है तो वो जो फ्रिक्शन बनेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन ही लार्जर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा। ठीक है, रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, इज इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ और अ ग्लास टम्बलर। रिकॉल, आइए कुछ जो है एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम याद करते हैं। इज इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, क्या एक कुल्हड़ को या फिर एक ग्लास टम्बलर को, शीशे के ग्लास को पकड़ना ज़्यादा आसान है। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी, अगर उसकी जो आउटर सरफेस है टम्बलर की वो ग्रीसी कर दी जाए, या और हैज़ अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या फिर उस पर एक थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दी जाए, वुड इट बिकम ईजियर टू मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट, तो क्या उसको पकड़ना ज़्यादा ईजी होगा। जस्ट थिंक, जरा सोचिए, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, क्या ग्लास को पकड़ना ज़्यादा आसान होगा अगर उसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर,
ज़रा याद कीजिए कि कितना कठिन है कि अगर गीले फर्श पर हम चलें, ठीक है, या फिर कीचड़ वाले फर्श पर चलें, और वेट मार्बल फ्लोर हो गया या फिर वेट मडी ट्रैक, कोई कीचड़ वाली ट्रैक है या उस पर अगर हम चलेंगे तो कितना ईजी है या नहीं है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल ऑफ देयर वन नो फ्रिक्शन? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जिसमें बिल्कुल ही फ्रिक्शन ना हो तो उसको वॉक करना उस पर आसान होगा? यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। आप क्या होगा अगर आप बिल्कुल पेन और पेंसिल से बिल्कुल नहीं लिख पाओगे अगर उसमें फ्रिक्शन ना होगा, क्योंकि देख लीजिए आप चिकनी सतह पर अगर हम पेन चलाते हैं तो नहीं चलता है ना, और अगर रफ सरफेस पे या पेपर पे चलाएंगे तो ईजिली चल जाएगा। व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब आपके टीचर जो हैं ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, इट इज़ रफ सरफेस रफ ऑफ सम चौक पार्टिकल्स विच स्टिक, तो ये एक रफ सरफेस होती है ब्लैक बोर्ड जो होता है, जिससे कि क्या होता है चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर चिपक जाते हैं, है ना, क्योंकि वो रफ सरफेस होती है, अगर चिकनी होगी तो नहीं चिपकेंगे। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड? क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? तो क्योंकि हम लिख ही नहीं पाएंगे अगर ऐसा होगा तो। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करना स्टार्ट करता है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, तो वो स्टॉप नहीं होगा अगर उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कार चल रही है, अगर हम इसमें इंजन बंद कर दें तो तो उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इट वुड नेवर, वो कभी स्टॉप ही नहीं होगा, वो चलता रहेगा। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, क्योंकि जो टायर्स होते हैं कार के, जो टायर्स होते हैं रोड के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होगा और वो चलता ही रहेगा चिकनी सतह पर। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो ना तो स्टार्ट हो पाएंगे ना स्टॉप हो पाएंगे और ना ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल टू टाई अ नॉट, और आप क्या करोगे, आप जो है वॉल में कोई कील नहीं गाड़ सकोगे, उसको फिक्स नहीं कर सकोगे एक नॉट बांधने के लिए। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड भी कंस्ट्रक्ट, और बिना फ्रिक्शन की कोई बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। तो आपने देख लिया कि फ्रिक्शन के कितने सारे यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन ईविल, और दूसरी तरफ क्या है, जैसे कि फ्रिक्शन हमारा दोस्त है ना, फ्रिक्शन के बिना हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कार को हम नहीं रोक सकते, बाइसिकल नहीं चला सकते रोड पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा ही क्या हो, दूसरी तरफ क्या है, फ्रिक्शन में एक बुराई भी है। इट wears out the materials whether they are screws, ball bearings or soles of shoes. You must have seen worn out steps of foot over bridge at railway stations. ठीक है, आपने देखा होगा कि शूज़ के जो सोल्स होते हैं वो इस तरीके से कर जाते हैं, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लिपरी हो जाएंगे। फ्रिक्शंस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन से क्या होता है, एक हीट निकलती है। वाइग्रसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, अगर आपको ये देखना है तो कुछ देर के लिए अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़िए। हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होता है? व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर, जब आप एक जो है एक मैच स्टिक को जो चिकनी सतह से रब करोगे, ठीक है, तो क्या वो उसमें आग जलेगी? तो नहीं जलेगी, देखा होगा चिकनी सतह पर नहीं जलेगी। अगर हम उसमें रफ सरफेस पे करेंगे तभी उसमें फ्रिक्शन बढ़ेगा और आग जलेगी। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, आपने देखा होगा कि जब हम मिक्सी चलाते हैं घर पे अपने, तो जो उसका जो जार होता है वो हॉट हो जाता है, अगर थोड़ी देर के लिए इसको घुमाएं मिक्सर को तो उसका जो जार है वो गर्म हो जाता है। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें कि फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इनफैक्ट वास्तव में क्या होता है, जब एक मशीन को ऑपरेट किया जाता है, जब एक मशीन चलती है तो बहुत अधिक जो है एनर्जी का वेस्टेज होता है और उसमें बहुत अधिक हीट जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन, हम इस सेक्शन में फ्रिक्शन के जो मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन है उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसी के बारे में जानकारी करेंगे कि वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइज, क्या क्या तरीके हैं उसके फ्रिक्शन को कम करने के। ठीक है, इस सेक्शन में जानेंगे। ठीक है, अब आएगा 12.4 इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से उसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम ये नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।